हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर। और आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी के सेकेंड चैप्टर में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वह टॉपिक है स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तुम लोगों को इससे जुड़ा हुआ एक घटना बतलाते हैं, उसके बाद इस टॉपिक पर ले चलेंगे तुम लोगों को। एक बात बतलाओ, तुम एक बस के छत पर बैठकर एक बस के छत पर बैठकर जा रहे हो। बस जा रही है, ठीक। अब क्या होता है, तो अचानक बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगता है। तो जब बिजली चमकने लगती है, बादल गरजने लगता है, तब उस बस का जो कंडक्टर रहता है, वह कंडक्टर तुम्हें बस के छत पर बैठना अलाउ करता है या नीचे अंदर सीट पर बैठा देता है। तो कहोगे सर वह उस बस के छत पर बैठना अलाउ नहीं करता है, रोक देता है और बस के अंदर बुला लेता है और सीट पर बैठा देता है। ऐसा क्यों कभी सोचा है तुम लोग कि आखिर क्यों नीचे बुला लेता है? उसे तो और अच्छा होगा, तुम छत पर बैठे हो, नीचे अगर कोई सीट खाली होगी तो दो और पैसेंजर को बैठा लेगा। लेकिन ऐसा होते हुए नहीं देखते होगे। साथ साथ कभी यह घटना सुने हो कि हवाई जहाज में कुछ लोग जा रहे थे, जबकि हवाई जहाज तो बादल से होकर के गुजरती है और वहां पर प्रायः बादल के ऊपर या बादल से ही होकर के हवाई जहाज गुजरती है, और वहां प्रायः तुम लोग देखोगे कि बिजली चमकती रहती है। अब जो वहां पर बिजली चमकती है, तो बिजली चमकने का प्रभाव उस हवाई जहाज के अंदर बैठे हुए व्यक्ति पर होता है? नहीं होता है। वहां देखोगे बिजली चमकती है, बादल गरजती है, फिर भी उसी से होकर के हवाई जहाज जाती रहती है, उसमें बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है। कभी तुम लोगों ने यह भी नहीं सुना होगा कि फलना ट्रेन पर बिजली गिरने के कारण 10 आदमी बेहोश हो गए, घायल हो गए या मर गए। कभी नहीं सुने होंगे। या यह भी नहीं सुने होंगे कि 4 आदमी कार से जा रहे थे, अचानक बिजली गिरने के कारण उन चारों की मौत हो गई कार के अंदर। ऐसा नहीं सुना होगा। लेकिन यह जरूर सुना होगा कि एक आदमी किसी पेड़ के नीचे खड़ा था, बिजली चमकने के कारण उसकी मौत हो गई। बिजली के कारण, थंडरिंग के कारण उसकी मौत हो गई। रोड पर जा रहा था तो उसकी बिजली के कारण उसकी मौत हो गई। तो यहां रोड पर या पेड़ के पास जब खड़ा रहता है तो वह बाहर में रहता है, और जब बाहर में रहता है तब बिजली चमकने के कारण, बादल गरजने के कारण जो उस पर प्रभाव होता है, उसके कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन वही व्यक्ति जब गाड़ी के अंदर जाकर के बैठ जाता है, वह सुरक्षित रह जाता है। ऐसा क्यों होता है? ठीक उसी को आज हम लोग स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बात बतलाओ, तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं पिछला क्लास में ही कि वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश करती है? नहीं ना। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी चालक के अंदर प्रवेश नहीं करती है। इसका मतलब है कि चालक के अंदर का भाग सुरक्षित रहता है। चालक के अंदर का भाग सुरक्षित रहता है बाहरी वैद्युत क्षेत्र से। और अगर तुम उस चालक के अंदर हो और बाहर कितनों वैद्युत क्षेत्र हो, तो चालक क्या करेगा? उस वैद्युत क्षेत्र को रोक देगा, अंदर आने ही नहीं देगा। और जब नहीं आने देगा तो क्या बाहरी वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव तुम पर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि तुम चालक के अंदर हो। यही बात होता है हवाई जहाज में बैठा हुआ व्यक्ति, या ट्रेन में बैठा हुआ व्यक्ति, या बस में बैठा हुआ व्यक्ति, या कार में बैठा हुआ व्यक्ति के साथ। क्योंकि कार हो, बस हो, हवाई जहाज हो, ट्रेन हो, वह चालक का बना होता है। और जब वह चालक के अंदर होता है तो बाहर जो बिजली चमकने के कारण, बादल गरजने के कारण, ठीक, बिजली चमकने के कारण जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होती है, उस वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव
उस कार के अंदर, हवाई जहाज के अंदर या ट्रेन के अंदर बैठे हुए व्यक्ति पर नहीं होता है। उसके विपरीत अगर तुम ट्रेन के छत पर, बस के छत पर बैठ जाओ तो वहां पर डायरेक्ट तुम पर उस विद्युत क्षेत्र का प्रभाव होगा जो बिजली चमकने के कारण उत्पन्न होती है। तो बच्चों चलो अब देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण क्या होती है। किसी स्थान या क्षेत्र को बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रखने की क्रिया को स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण कहा जाता है। अगर इंग्लिश में लिख सको, द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ रीजन और स्पेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ external electric field is called electrostatic shielding। तो बच्चों किसी स्थान या क्षेत्र को बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रखने की क्रिया को स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण कहा जाता है। द मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अ रीजन और स्पेस फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक, अब बात आता है कि किसी स्थान अथवा क्षेत्र को बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कैसे सुरक्षित रखा जाए। जब किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में किसी खोखले चालक को रख दिया जाता है, तब उस चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं कर पाती है और इस प्रकार चालक का
आंतरिक भाग बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। तो जब किसी बाहरी वैद्युत क्षेत्र में किसी खोखले चालक को रख दिया जाता है, तब उस चालक के अंदर वैद्युत बल रेखाएं प्रवेश नहीं कर पाती है और इस प्रकार चालक का आंतरिक भाग बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। और जब तुम उस चालक के अंदर रहोगे तब तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगे बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से। इसे बच्चों चित्र में भी दिखला देते हैं तुम लोगों को। देखो यह क्या है? यह है बच्चों खोखला चालक। और यहां क्या है बतलो तो? देखकर पता चल रहा है, यह है बाहरी वैद्युत क्षेत्र। यह है बच्चों बाहरी वैद्युत क्षेत्र। तो जब बाहरी वैद्युत क्षेत्र में इस खोखले चालक को रख दिए तो इस खोखला चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं प्रवेश नहीं कर पाया, इसी कारण यह रह जाता है सुरक्षित। ठीक, तो यह जो आंतरिक भाग है ना, यह आंतरिक भाग इस बाहरी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से सुरक्षित रह जाता है। तो इसे तुम लोग कह सकते हो सुरक्षित क्षेत्र या स्थान। ठीक, अब इसी घटना को हम लोग कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण। इसी को तुम लोग कहते हो स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण। तो शायद तुम लोग समझ गए होंगे कि स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण क्या होता है। अब इसी से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण से संबंधित। अब बच्चों छोटा सा क्वेश्चन है, बिजली चमकने के दौरान बाहर खड़े रहने के सापेक्ष कार में बैठे रहना
अधिक सुरक्षित है। क्यों? बिजली चमकने के दौरान बाहर खड़े रहने के सापेक्ष कार में बैठे रहना अधिक सुरक्षित है। क्यों? इसका आंसर है क्योंकि कार का बाहरी भाग चालक का बना होता है और स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण के कारण बिजली चमकने से उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र का प्रभाव कार के अंदर नहीं हो पाता है और कार के अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर देख लो, क्योंकि कार का बाहरी भाग चालक का बना होता है और स्थिर वैद्युतिकी परिरक्षण के कारण बिजली चमकने से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का प्रभाव कार के अंदर नहीं हो पाता है और कार का अंदर बैठा व्यक्ति सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार हवाई जहाज के अंदर बैठा व्यक्ति भी सुरक्षित रहता है, बस के अंदर बैठा व्यक्ति भी सुरक्षित रहता है, ट्रेन के अंदर बैठा व्यक्ति भी बिजली चमकने के दौरान सुरक्षित रहता है। तो बच्चों यह प्रैक्टिकल बात है। इसी कारण जब बिजली चमक रहा हो, बादल गरज रहा हो, तो तुम्हें बाहर में खड़े नहीं रहना है, पेड़ के नीचे खड़े नहीं रहना है, बस के छत पर यात्रा नहीं करनी है, घर के छत के ऊपर नहीं घूमना है, अंदर आ जाना है। ठीक, चाहे कार के अंदर, बस के अंदर, ट्रेन के अंदर या घर के छत पर घूम रहे हो तो अंदर आ जाना है, घर के अंदर रहना है और विंडो सबको, डोर सबको क्लोज कर देना है, जिससे कि बाहरी विद्युत क्षेत्र का घर के अंदर या तो प्रभाव हो ही नहीं या हो भी तो बहुत कम हो, जिससे कि नुकसान से बचा जा सके। समझ गए बात को? तो यह प्रैक्टिकल बात है, इसे तुम लोग अपने जिंदगी में उतार ही लेना 100%। अब बच्चों आशा है यहां तक तुम लोग समझ गए होंगे। अब एक छोटा सा टॉपिक और ले लेते हैं, आज छोटा सा ही टॉपिक लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक आज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो चलो देखते हैं वह टॉपिक कौन सा है। यह है किसी चालक के
वक्रता त्रिज्या r एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा में संबंध। किसी चालक के वक्रता त्रिज्या r एवं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा में संबंध। ठीक, अच्छा बतलो इस मार्कर के किस भाग का वक्रता त्रिज्या अधिक होगा, इस भाग का या इस भाग का? बतलो तो कहोगे सर इस भाग का अधिक होगा और नुकीले भाग का वक्रता त्रिज्या कम होगा। चाकू जानते हो ना, चाकू का नाम सुना है ना, गर्दन काटने वाला, सब्जी काटने वाला, फ्रूट्स काटने वाला। तो वह जो चाकू होता है उसमें एक भाग होता है जिधर से वेजिटेबल फ्रूट्स, गर्दन नहीं काटते हैं तो वेजिटेबल्स काटते हो, फ्रूट्स काटते हो, और दूसरा भाग होता है जो कि मोटा भाग होता है, उससे हम लोग कुछ नहीं काटते हैं। तो जो क्या कह सकते हो, जिधर से फ्रूट सब कट करते हैं, जिसे तीक्ष्ण किनारा कह सकते हो, धारदार किनारा कह सकते हो, उस भाग का वक्रता त्रिज्या कम होता है, लेकिन मोटे वाला भाग का वक्रता त्रिज्या क्या होता है? अधिक होता है। ठीक, अब और देखते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। दो चालक ले लेते हैं किसी भी आकार आकृति का, यह दो चालक है, यह है चालक ए और यह है चालक बी। ऐसा करो, इस पर आवेश मान लो Q1, इसका जो बच्चों त्रिज्या है मान लेते हैं R1, आवेश Q1, त्रिज्या R1, ठीक, और इसका क्षेत्रफल A1 और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1। आवेश Q1, वक्रता त्रिज्या R1, क्षेत्रफल A1 और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1। अब दोनों को क्या करते हैं? एक चालक तार से जोड़ देते हैं। यह है बच्चों चालक तार। इस पर आवेश मान लो Q2, त्रिज्या R2, क्षेत्रफल A2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 2। बच्चों जब दोनों को चालक तार से जोड़ दोगे ना, चालक तार से जोड़ दोगे, तब दोनों का विभव समान हो जाएगा। अगर इसका विभव क्या हो V1 और इसका विभव क्या हो V2, तो V1 बराबर होगा V2 के। कहोगे सर कैसे? तो अभी इस पर नहीं जा सकते हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल दे सकते हैं तुम लोगों को। दो बाल्टी ले लो, एक बाल्टी में कम पानी और दूसरा में ज्यादा पानी, ठीक, और दोनों को एक पाइप से जोड़ दो। बतलाओ तो दोनों बाल्टी में पानी का जो लेवल होगा, स्तर होगा, वह बराबर हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल बराबर हो जाएगा। वैसे ही जब तुम दोनों को चालक तार से जोड़ देते हो तो आवेश का आदान प्रदान के पश्चात दोनों का विभव क्या हो जाता है? बराबर। तो कितने चालक लिए हैं? दो। आवेश Q1 Q2 है, त्रिज्या R1 R2 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 A2 है, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 सिग्मा 2 है, विभव V1 V2 है। दोनों को चालक तार से जोड़ने के पश्चात पता चलेगा कि दोनों का विभव बराबर हो गया है। ठीक, अब जो पूछेंगे उसका जवाब तुम लोग फटाफट फटाफट देते जाना। सबसे पहले बतलाओ बच्चों, ए का विभव कितना?
पढ़ा चुके हैं, के ई Q1 बटा R1। ठीक, तो ए का विभव यानी ए का पृष्ठ का जो विभव होगा, पृष्ठ पर जो विभव होगा, ठीक, ए का नहीं, ए पर विभव लिख देते हैं। तो ए पर विभव V1 बराबर के ई Q1 बटा R1। अब तुम लोग बतलाओ बी पर विभव, यहां ए पर बोल रहे हैं तो ए के पृष्ठ पर विभव, बी पर विभव बोल रहे हैं तो बी के पृष्ठ पर विभव। याद रखना, ऐसा नहीं कि इससे बहुत दूर बोल रहे हैं, इससे बहुत दूर बोल रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो बी पर विभव होगा बच्चों V2 बराबर के ई Q2 बटा R2। ठीक, और हम जानते हैं चूंकि V1 किसके बराबर है, V2 के, तो A पर के पृष्ठ पर विभव इतना, B के पृष्ठ पर विभव इतना। चूंकि हम जानते हैं V1 V2 के बराबर है, तो V1 का मान के ई Q1 बटा R1, V2 का मान के ई, ठीक। वैसे एक चीज याद रखना कि जितना इसके पृष्ठ पर विभव होगा अंदर भी उतना ही होगा, क्योंकि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। और तुम लोगों को पढ़ा चुके हैं कि E बराबर होता है माइनस dV बाय dr। तो चूंकि चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसी कारण विभव क्या होगा, नियत होगा। तो जितना पृष्ठ पर होगा अंदर भी उतना ही होता है, जितना पृष्ठ पर अंदर भी उतना ही। लेकिन चालक से दूर जाओगे तो वह विद्युत विभव बदलेगा, परिवर्तन होगा उसमें। ठीक बच्चों, ए पर विभव हो गया V1 बराबर के ई Q1 बाय R1, बी पर विभव V2 बराबर के ई Q2 बाय R2। और चूंकि V1 V2 के बराबर है तो दोनों को बराबर कर दो, के ई कैंसिल। अब एक बात बदलो, इसे लिख सकते हो Q1 बटा Q2 बराबर R1 बटा R2। इसलिए कह सकते हो कि R1 बटा R2 का मान हो गया Q1। इतना ही रहने दो, इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों Q1 बटा Q2 बराबर कितना हो गया, R1 बटा R2। इसे अच्छे से याद रख लो कि Q1 बटा Q2 बराबर R1 बटा R2, क्योंकि इसकी हमें जरूरत होगी। ठीक, तुम लोग शायद यहां तक लिख चुका होगा और समझ भी गया होगा। अब जो बच्चों पूछेंगे उसका आंसर तुम लोग फास्ट देने का प्रयास करना। ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व, तुम लोगों को याद होगा कि पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर होता है आवेश बटा क्षेत्रफल। पढ़ाए हुए हैं। तो ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व बतलाओ तो बच्चों, ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1, ए पर आवेश Q1 और ए का पृष्ठीय क्षेत्रफल A1 नहीं होगा। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर आवेश बटा क्षेत्रफल होता है। तो ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 बराबर Q1 बटा A1। अब बतलाओ कैसा चालक लिए हो, गोलाकार ना, तो गोला का क्षेत्रफल बोलो तो 4 पाई R1 स्क्वायर। ठीक, तो यह हो गया चालक ए का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 बराबर Q1 बटा 4 पाई R1 स्क्वायर। अब चलो
बी का पृष्ठीय आवेश घनत्व। इसका भी आंसर तुम लोग फास्ट देना। Q2/A2 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। बी का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 2, आवेश Q2 और पृष्ठीय क्षेत्रफल A2 है, तो सिग्मा 2 बराबर Q2/A2। बच्चों सिग्मा 2 बराबर हो गया Q2, अब बट्टे A2 का मान रखोगे 4πr2²। नो कंफ्यूजन। अब सिग्मा 1 में सिग्मा 2 से भाग दो। इसमें किससे? सिग्मा 1 में सिग्मा 2 से भाग देना है और आगे बढ़ते जाना है। अपने आप संबंध स्थापित हो जाएगा। तुम लोग बतलाते चलो। सिग्मा 1 बट्टे सिग्मा 2। सिग्मा 1 का मान देखो Q1/4πr1², Q1/4πr1², और इसका मान सिग्मा 2 का Q2/4πr2²। 4π कैंसिल, यह हो गया Q1/r1² गुनी r2²/Q2। इसे लिख सकते हो Q1/Q2 इंटू r2²/r1²। कोई कंफ्यूजन नहीं। इसका मान रखो तो पहले ही बतला चुके हैं इसका मान। r1/r2 गुना हो गया r2²/r1²। यह स्क्वायर, अब देखो दो ठो r2 है तो यह स्क्वायर कैंसिल, यह r1 और यह बतलो r1 का स्क्वायर कैंसिल नहीं हो जाएगा। यह कैंसिल, यह और यह कैंसिल। तो बच्चों अब क्या रह जाएगा हमारे पास बतलो तो? अब हमारे पास रह गया सिग्मा 1 बट्टे सिग्मा 2 r2/r1, या इसे लिख सकते हो सिग्मा 1 बट्टे सिग्मा 2 1/r1/r2। अब तुम ही लोग बतलो कि इसमें और इसमें सीधा समानुपाती का संबंध होगा या व्युत्क्रमानुपाती का? तो कहोगे सर व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा। कौन सा संबंध होगा? तो व्युत्क्रमानुपाती का संबंध होगा। तो बच्चों सिग्मा व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है r का। ठीक, इसे तुम लोग लिखोगे तो कैसे लिखोगे बतलाओ तो? कह सकते हो अर्थात पृष्ठीय आवेश घनत्व व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है वक्रता त्रिज्या का। अब व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ तो तुम लोग अच्छे से जानते हो कि अगर वक्रता त्रिज्या नियत रहा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व भी नियत होगा। अगर वक्रता त्रिज्या बढ़ा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व घट जाएगा। अगर वक्रता त्रिज्या घट जाएगा तो पृष्ठीय आवेश घनत्व बढ़ जाएगा। अगर यह नियत तो यह भी नियत। अगर यह बढ़ेगा तो यह घट जाएगा। अगर यह घट गया तो यह बढ़ जाएगा। ठीक, इसे निष्कर्ष में लिख लेते हैं हम लोग।
चलो चलें किसके तरफ? निष्कर्ष। कंक्लूजन। अब इससे क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या कंक्लूजन निकलेगा? ठीक, तो पहला बात, यदि आर क्या हो? नियत, तब सिग्मा भी क्या होगा? नियत। ठीक, एग्जाम्पल देख लो। समरूप आवेशित गोला। अब गोला के केस में क्या होता है? तो वक्रता त्रिज्या नियत होता है, इसी कारण उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व तो समान होता है। याद रहेगा ना कि आवेशित गोला अगर लेते हो तो चूंकि गोला का वक्रता त्रिज्या नियत होने के कारण उसके पृष्ठ पर आवेश का घनत्व तो समान होगा, और समान होगा तो उस पर आवेश का वितरण क्या होगा? समरूप होगा। दूसरा, यदि आर बढ़ गया, तब बदलो सिग्मा घटेगा, तथा यदि आर घटा तब सिग्मा बढ़ेगा। जैसे यहां देखो, अब देखो यहां इस बिंदु का देखो, आर क्या है? न्यूनतम है। और इधर वाला भाग का देखो, इधर वाला भाग का आर क्या है? अधिकतम। तो इधर वाला भाग का आर न्यूनतम है, और देखो आर घटेगा तो सिग्मा क्या होगा? अधिकतम होगा। इसी कारण यहां पर आवेश का मान सबसे अधिक होगा, और धीरे धीरे क्या होगा? घटते जाएगा। इधर आके बिल्कुल कम हो जाएगा। तो देखो यहां पर आर न्यूनतम है, इसी कारण यहां देखो सिग्मा क्या हो गया? अधिकतम हो गया। और यहां देखो आर अधिकतम है, इसी कारण सिग्मा क्या हो गया? न्यूनतम। तो याद रखना कि जैसे देखो हम एक पेन लेते हैं, उदाहरण से समझाते हैं तुमको। मान लो यह एक चालक है, ठीक। हम लोग जानते हैं इस भाग का वक्रता त्रिज्या अधिक होगा, इसीलिए जब इसे आवेश दोगे तो इस भाग पर आवेश सबसे कम रहेगा। और यहां का जिधर से लिखते हो, यहां का वक्रता त्रिज्या कम होने के कारण यहां पर आवेश का घनत्व तो सबसे अधिक होगा, आवेश का घनत्व तो सबसे अधिक होगा। अब बच्चों इससे संबंधित दो छोटा छोटा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। हमें आशा है तुम लोग यहां तक अच्छे से समझ गए होगे। अगर समझ गए हो तो दो क्वेश्चन छोटा छोटा ले लेते हैं हम लोग।
पहला क्वेश्चन है वैद्युत उपकरण में तीक्ष्ण किनारे नहीं होते हैं, क्यों? आंसर, क्योंकि तीक्ष्ण किनारे का वक्रता त्रिज्या न्यूनतम होने के कारण उस भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व अधिक होता है। तथा आवेश का मान अधिक होने पर तीक्ष्ण किनारे से आवेश का विसर्जन अर्थात लीकेज हो सकता है। तो क्वेश्चन था वैद्युत उपकरण में तीक्ष्ण किनारे नहीं होते हैं। कोई भी वैद्युत उपकरण ले लो, ठीक ना, जैसे तुम लोग प्लग्स खरीद करके लाते हो ना, प्लग्स, इसमें लगाने वाला प्लग्स, चार्जर का प्लग देखा होगा, उसमें तीक्ष्ण किनारा, धारदार किनारा नहीं देखा होगा। उसका मुख्य कारण है क्योंकि तीक्ष्ण किनारे का वक्रता त्रिज्या न्यूनतम होने के कारण उस भाग का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो अधिक होता है, तथा आवेश का मान अधिक होने पर तीक्ष्ण किनारे से आवेश का विसर्जन, लीकेज हो सकता है। अब बतलाओ, जब तीक्ष्ण किनारे से आवेश लीक करेगा, लीकेज होगा, तो उससे वैद्युत ऊर्जा का भी ह्रास होगा, हानि होगी, और साथ साथ हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसी कारण वहां तीक्ष्ण किनारे नहीं दिए जाते हैं। ऐसा ही एक क्वेश्चन है, सेम कह सकते हो, वैद्युत मशीनों में नुकीले पृष्ठ अर्थात पॉइंटेड सरफेस नहीं होते हैं, क्यों? इसका भी सेम आंसर है, सब कुछ लिख दो, केवल तीक्ष्ण किनारे के बदले नुकीले पृष्ठ लिख देना। क्या लिख दोगे? नुकीले पृष्ठ। तो लिखेंगे क्योंकि नुकीले पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या न्यूनतम होने के कारण उस पृष्ठ पर आवेश का घनत्व
अधिकतम होता है तथा आवेश अधिक होने पर उस पृष्ठ से आवेश का विसर्जन हो सकता है। तो बच्चों, इन दोनों क्वेश्चंस को तुम लोग अच्छे से समझ गए होगे और जो टॉपिक्स आज तुम लोगों को पढ़ाए हैं उसे भी अच्छे से समझ गए होगे। फिर भी अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन हुआ तो उस कंफ्यूजन को कमेंट करके जरूर लिखना। उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास अवश्य किया जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।